गुड मॉर्निंग एवरीवन। परीक्षा वाटिका एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आज के सेशन में हम सीडीपी के तीसरे सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, अंतर करना। अंतर करना संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने या अंतर करने से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। राजेश एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि ऐसे छात्र सामान्यतः स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वह ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं। अतः ऐसे छात्रों को पढ़ने तथा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अतः मानव बुद्धि व विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र की बौद्धिक स्तर का आकलन कर शिक्षण कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। वुडवर्थ तथा मारेविक्स का मानना है कि बच्चे के विकास में समवयस्कों यानी वातावरण और पैतृक यानी वंशानुक्रम का सापेक्ष योगदान योगात्मक ना होकर गुणात्मक होता है। अर्थात बच्चे का विकास वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक संबंधों का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात समाजीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि
समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो वह परीक्षण में पता चल जाए और उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, निर्माण। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरक्रिया अनिवार्य है, इसलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल खिला दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, समायोजित। समायोजना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत हैं। नंबर 1 संदर्भात्मक उप सिद्धांत, नंबर 2 अनुभवजन्य उप सिद्धांत, नंबर 3 घटक उप सिद्धांत। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, थ, फ, च ध्वनियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, स्वनिम। स्वनिम भाषा की अर्थ भेदक इकाई है। यह समान ध्वनियों का समूह है। इसका संबंध भाषा के उच्चारित पक्ष से है। यह भाषा विशेष की लघुत्तम इकाई है। इसमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के व लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर और सहयोग उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्र की कठिनाई का समय रहते निदान और उपचार हो सकेगा तथा यथा समय की कठिनाइयों का निवारण होने से छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होगा। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित तथा रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थी की मदद करता है। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, शिक्षिका के लिए यह कहना सबसे उचित होगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने के क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त अन्य तीनों कारकों के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, एक समावेशी विद्यालय किसी शिक्षार्थियों की क्षमता को नहीं देखता, बल्कि विद्यालय में कक्षा के सभी शिक्षार्थी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की सामान्यता आवश्यकता होती है जो कि एक विद्यालय से नहीं दिए जाते, जैसे कि उस शिक्षार्थी को विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में रुचि है, जैसे संगीत, खेल, हस्तकला आदि। तो ऐसे शिक्षार्थियों को विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, बी और सी का संयोजन। किसी भी शिक्षार्थी का प्रतिभाशाली होना सामान्यतः उसके आनुवंशिक रचना तथा वातावरणीय अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि वह क्या सीखना चाहता है और किस में उसकी रुचि है, ताकि वह बिना किसी परेशानी से सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्गुणवत्ता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, एक स्थिर अवस्था है। अधिगम निर्गुणवत्ता से तात्पर्य उन विकारों के समूह से है जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई होती है। अधिगम निर्गुणवत्ता अस्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, परिणामों की आशा करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। यदि कोई शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने अर्थात उन्हें व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो तो उस शिक्षार्थी को विचारों के व्यक्त करते समय बीच में संशोधन के लिए टोकना या बोलना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। सीमा शायद अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, जिस कारण परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकी। इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वह ठीक उत्तर नहीं दे पाती है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।